हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। ओके, और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स के बारे में, और आखिर में जो है हम उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस देखेंगे, एक अंतर देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये सारे टॉपिक्स आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल वीडियो फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहले जो है हम एक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। ओके, रिगार्डिंग द बैकग्राउंड और ओरिजिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, किस तरह इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके ऊपर एक ओवरव्यू देखते हैं पहले। ओके, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें या फिर ओरिजिन की बात करें, देखिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। इसका जो ओरिजिनेशन और डेवलपमेंट हुआ है ये यूएसए से हुआ है। ओके, और द टर्म वाज कॉइन्ड बाय आर्थर स्लेजेंसिंगर। ओके, आर्थर स्लेजेंसिंगर जो थे उन्होंने इस टर्म जो जुडिशियल एक्टिविज्म हम कह रहे हैं इसको उन्होंने नाम दिया था। ओके, कॉइन किए थे ये टर्म। जूनियर एन अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर, ही वाज एन अमेरिकन हिस्टोरियन, वो एक अमेरिकन हिस्टोरियन, ऐतिहासिक तथा एक एजुकेटर भी थे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 1970s। तो इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट कब आया, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 1970s। 1970s के आसपास ये जो था कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी लागू हुआ। ओके, इसका शुरुआत होने लगा। नेक्स्ट जो थे हमारे, ये चार नाम आप याद रखिए: जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भागवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी ए देसाई। ये जो चार जस्टिस थे, ओके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, इन्होंने जो हमारा फाउंडेशन था यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो फाउंडेशन था उन्होंने हमारी कंट्री में शुरुआत की थी इसकी। ओके, सो दे लेड द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन द कंट्री। ये याद रखिएगा: वी आर कृष्णा अय्यर, पी एन भागवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी ए देसाई। ओके, ये चार नाम आप याद रख सकते हैं जिन्होंने शुरुआत की थी इस कॉन्सेप्ट का हमारे देश में। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसका जो हम अभी डिस्कशन करेंगे, अभी जब हमने जैसे कि देखा ये जो टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है क्या, क्या इसका यूज है, क्या इसका मतलब होता है जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता का क्या मतलब होता है, देखते हैं। Judicial activism denotes the proactive role played by the judiciary in the protection of rights of the citizens and in the promotion of justice in the society। देखिए ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, हमारे जुडिशियरी से। ओके, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियरी हमारा एक्टिव हो जाता है। ओके, कौन से सिचुएशन में किस लिए एक्टिव होता है, क्या कंडीशन है, वो हम आगे देखने वाले हैं। बस इतना याद रखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स द एक्टिवेशन ऑफ जुडिशियरी हम बोल सकते हैं। ओके, जुडिशियरी जो है सक्रिय हो जाती है। ओके, देखिए किस तरह जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स इट्स ए प्रोएक्टिव रोल। ये एक प्रोएक्टिव रोल अपना फंक्शन करने लगती है जुडिशियरी, प्लेड बाय द जुडिशियरी इन द प्रोटेक्शन, किस लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन। सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये अपना जो जुडिशियरी है वो आगे आती है और एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है टू प्रोमोट जस्टिस इन द सोसाइटी, ताकि हमारे जो समाज में न्याय हो सके, न्याय का मेंटेनेंस रह सके। ओके, मेंटेन होकर रह सके। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स इट सिंपली इंप्लाइज द असर्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशियरी टू फोर्स द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। यानी कि ये जो रोल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका अगर हम एक और लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा जुडिशियरी ये एक असर्टिव रोल प्ले करती है ताकि बाकी जो हमारे दो और ऑर्गन्स हैं जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं, ये अपना काम ठीक से कर सकें, यानी कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके, प्रॉपरली फंक्शन कर सके। उसके लिए ये जो जुडिशियरी है उनके ऊपर उनको फोर्स करती है बेसिकली। ओके, तो क्या होता है इसमें देखते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल डायनामिज्म। तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल डायनामिज्म बोल के भी कहा जाता है। इट इज द एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स व्हिच मींस द सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द जुडिशियरी। यानी कि देखिए ये जो है ये ऑपोजिट होता है किसका, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली इट मींस द सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द जुडिशियरी। यानी कि जुडिशियरी उसका जो लिमिट है, उसका जो दायरा है, उसी के अंदर रह के सेल्फ कंट्रोल रह के काम करता है। लेकिन इन केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि वो अपना जो लिमिट बनाया गया है या फिर दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, उसे ये क्रॉस करके
बाकी के जो तो ऑर्गन्स हैं यानी कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उनके रोल्स या फिर उनके फंक्शनिंग में भी इंटरफेयर करना शुरू करता है, ताकि जो जस्टिस है या फिर कहें जो बैलेंस है वो इक्वल बना रहे। ओके, यानी कि हमारा जुडिशियली जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है इस केस में, उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। बट अगर ऑन द कंट्री अगर हम देखें जुडिशियल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, वो अपने लिमिट्स में अपना सेल्फ कंट्रोल में रह के जो भी अपना फंक्शनिंग करेगी उसे हम कहेंगे जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ओके, डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स। The concept of judicial activism is closely related to the concept of public interest litigation. Okay, जो हम कहते हैं PIL या फिर कहें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये जुडिशियल एक्टिविज्म से ही रिलेटेड है, इसी से ही इसका ओरिजिन हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स PIL इज द आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता का एक स्वरूप हम देख सकते हैं या फिर एक फॉर्म है हमारा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म अभी हमने देखा या फिर हाइपर एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी जो हमने देखा, जिसमें कि अपना जो जुडिशरी है वो अपना लिमिट क्रॉस करके या फिर अपना बैरियर तोड़ के जो भी उसके लिए कॉन्स्टेंट्स या फिर बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाहर निकल के ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रोल्स को भी करना शुरू कर देती है। ओके, या फिर उनको फोर्स करके उनको काम करवाना शुरू कर देती है। तो इसका जो जस्टिफिकेशन दिया गया जाता है, ओके, तो बाय डिफरेंट जस्टिस या बाय डिफरेंट पर्सनालिटीज इसके ऊपर उसका जस्टिफिकेशन दिया गया है कि किस तरह ये सही है। ओके, वो देखते हैं। पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू BL वाधेरा, ओके, द रीजंस फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म्स आर एज फॉलोज। तो किस वजह से ये हो सकता है, ओके, क्या क्या रीजंस बन सकते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन और फॉर द कॉन्सेप्ट और फॉर द हम कह सकते हैं इनिशिएशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। देखते हैं ये सारे जो है रीजंस हो सकते हैं, देखिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नियर कोलैप्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर जो हमारा गवर्नमेंट चल रहा है, रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट है, वो अपना सरकार चला रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ओके, नियरली इतना प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कोलैप्स होने की कह सकते हैं बाउंड्री में है। ओके, किसी भी टाइम पे ये कोलैप्स कर सकती है। या फिर व्हेन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फेल टू डिस्चार्ज देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हमारे और दो बाकी के ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो जब भी अपना जो ड्यूटी है उसे डिस्चार्ज करने के लिए फेल हो जाते हैं, ओके, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाते, देन इन दैट केस द जुडिशरी हैज टू कम फॉरवर्ड। ओके, और इसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ये पहला रीजन है। द रिजल्ट इन एरोजन ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी अमंग्स्ट द सिटीजन्स। तो जब भी ऐसा होता है कि जो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव फेल हो जाता है अपना काम करने के लिए, ओके, या फिर प्रॉपर्ली कर नहीं पाता, देन इन दैट केस क्या होता है, इट लीड्स टू एन इरोजन इन द कॉन्फिडेंस ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, एक भरोसा है संविधान के ऊपर, उसके प्रोविजंस के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है। ओके, और जो है डेमोक्रेसी के ऊपर भी सिटीजन्स का विश्वास नहीं रहता, ओके, भरोसा नहीं रहता। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जुडिशियरी को आगे आना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये याद रखिए। नेक्स्ट रीजन जो है, द सिटीजन ऑफ द कंट्री लुक अप टू द जुडिशियरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स। हमें जैसे कि पता है हमारा जो राइट्स है, हमारे जो फ्रीडम्स है, हमारे जो अधिकार है, पावर्स जो भी हमें दिए गए हैं बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको प्रोटेक्ट करना है, जो काम है वो जुडिशियरी का होता है, हमारा जुडिशियरी का होता है। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द जुडिशियरी टू स्टेप इन एड फॉर सफरिंग मासेस। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी पब्लिक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, पब्लिक के ऊपर कोई इश्यू आता है, जब भी पब्लिक सफर करती है, देन इन दैट केस उसका जो अल्टीमेट प्रेशर रहता है, फाइनल प्रेशर रहता है, वो जुडिशियरी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जुडिशियरी इज द फाइनल प्रोटेक्टर ऑफ द सिटीजन्स एज पर देयर राइट्स आर कंसर्न। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है, जो वो प्रेशर बिल्डअप होता है जुडिशियरी के ऊपर, तो वो जुडिशियरी अपना लिमिट क्रॉस करके आगे जुडिशियल एक्टिविज्म के हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देती है। ओके, नेक्स्ट, जुडिशियल एंथुसियाज्म। एक और रीजन है जुडिशियल एंथुसियाज्म, दैट इज द जजेस लाइक टू पार्टिसिपेट इन ए सोशल रिफॉर्म दैट टेक प्लेस इन चेंजिंग टाइम्स। हमारे जो समय के साथ साथ, ओके, डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं या फिर जो डिफरेंट जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सामाजिक चेंजेस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, ओके, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो जजेस रहते हैं, आजकल के जो मॉडर्न जजेस रहते हैं, वो एंथुसियाजिस्ट हैं और उसमें पार्टिसिपेट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। और इसी वजह से ये भी एक रीजन है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ओके, अगर कोई भी इश्यूज होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होता है जिससे कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो रहा है, देन इन दैट केस वो जो जजेस रहते हैं वो पार्टिसिपेट करके उसके अगेंस्ट में अपना आवाज उठाते हैं, या फिर दे गो अगेंस्ट द जुडिशरी और द लेजिस्लेचर। ओके, इट एनकरेजेस PIL। तो इस केस में जो हमारे डिफरेंट PILs दाखिल किए जाते हैं अगेंस्ट द एनेक्टमेंट्स, अगेंस्ट द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेचर, ओके, या फिर ऑर्डर्स इशूड बाय द एग्जीक्यूटिव, उनके ऊपर PIL
फाइल किए जाते हैं। ओके, एंड लिबरलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड, जो कि PIL का कॉन्सेप्ट है। ओके, बेसिकली नेक्स्ट अगर हम देखें लेजिस्लेटिव वैक्यूम, एक और रीजन है लेजिस्लेटिव वैक्यूम के केस में हो सकता है। क्या है ये रीजन? दैट इज देयर मे बी सर्टेन एरियाज, कुछ ऐसे एरियाज होंगे विच हैव नॉट बीन लीगलाइज्ड लेजिस्लेटेड अपॉन, यानी कि जिसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं हुआ होगा। ओके, यानी कि लॉज नहीं बनाया गया होगा। इट इज देयरफॉर अपॉन द कोर्ट टू इंडल्ज इन जुडिशियल लेजिस्लेशन एंड टू मीट द चेंजिंग सोशल नीड्स। अगर कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर लेजिस्लेशन अभी तक किया गया नहीं है बाय द लेजिस्लेटर और द एग्जीक्यूटिव, ओके, देन इन दैट केस जो हमारा जुडिशियरी है उसे आगे आके वो जो सोशल नीड्स है, ओके, जो भी नेसेसिटी है उस टाइम का, उस इशू है, उस मैटर के ऊपर लेजिस्लेशन करने की जो जरूरत होती है, तभी अपना ये जो जुडिशियरी अपना रोल प्ले करती है। ओके, आगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल लेजिस्लेटिव वैक्यूम। लेजिस्लेटिव वैक्यूम का मतलब है कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं बना है, तो इन दैट केस द जुडिशरी कैन डू इट, ओके, टू मीट द चेंजेस बेसिकली। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इटसेल्फ एडॉप्टेड सर्टेन प्रोविजंस व्हिच गिव जुडिशरी एनफ स्कोप टू लेजिस्लेट और टू प्ले एन एक्टिव रोल। तो हमारा जो संविधान है इसमें भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे कि हमारा जो जुडिशरी है उसे पावर मिल जाता है, एनफ स्कोप मिल जाता है, ताकि वो एन एक्टिव रोल अपना प्ले कर सके। ओके, हमारे जो सिटीजन्स के प्रॉपर वेलफेयर के लिए या फिर उनके अच्छे के लिए कुछ भी अगर करना पड़े जुडिशरी को, तो वो कर सकता है। ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जुडिशरी को दिया गया है, और उस कॉन्टेक्स्ट में वो लेजिस्लेट भी कर सकता है या फिर कोई लॉज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ला सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जस्टिफिकेशन आगे और क्या है देखिए, Subhas Kashyap observes that certain eventualities may be conceived and the judiciary may have to overstep its normal jurisdiction। जब देखिए कुछ ऐसे eventualities भी होते हैं जब अपना हमारा जो जुडिशरी है ओवरस्टेप करते हैं अपना नॉर्मल जुरिस्डिक्शन से, यानी कि जो उनका नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, नॉर्मल काम होता है, नॉर्मल लिमिट होता है, उससे अगर जब भी ये ओवरस्टेप कर जाते हैं, एंड इंटरवेन इन एरियाज अदरवाइज फॉलोइंग विद इन द डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और ये क्या करते हैं, जो लेजिस्लेचर है या फिर एग्जीक्यूटिव है उनके एरियाज में, यानी कि उनके डोमेन में ये एंटर करते हैं या फिर उनका फंक्शनिंग, उनके काम करना शुरू करते हैं। ओके, तो वो क्या क्या है देखते हैं एक एक करके। देखिए ये जो सारे हैं ये कुछ इवेंचुअलिटीज हैं। ओके, एक एक करते स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, व्हेन द लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी, पहला जो कंडीशन है, जब भी लेजिस्लेचर फेल हो जाता है अपना ड्यूटीज करने के लिए लॉ मेकिंग प्रोसेस में, अगर वो किसी भी तरह का एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर कर नहीं पा रहा अच्छे तरीके से, देन इन दैट केस द जुडिशरी बिकम एक्टिव इन। ओके, इन केस ऑफ ए हंग लेजिस्लेचर, अगर हंग लेजिस्लेचर हो रहा है जबकि मतलब अपना जो रूलिंग पार्टी है या फिर रूलिंग गवर्नमेंट वो वीक हो, ओके, इनसिक्योर हो या फिर बिजी हो इन स्ट्रगल फॉर इट्स सर्वाइवल, तो इस केस में क्या होता है कि जब भी लेजिस्लेचर खुद के सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता हो, ओके, यानी कि बहुत ही वीक गवर्नमेंट हो, ओके, तो वो दूसरों के लिए क्या लेजिस्लेशन बनेगा या फिर पब्लिक के लिए क्या वो लॉज लेके आएंगे। ओके, तो इन दैट केस देयर इज ए कंडीशन ऑफ हंग लेजिस्लेचर एंड उसी टाइम पे जो हमारा जुडिशरी है वो एक्टिव होता है, अपना एक एक्टिव रोल प्ले करता है, सक्रिय बंद हो जाता है। ओके, एंड अनएबल टू टेक इन डिसीजंस विद डिस्प्लीजेस एनी कास्ट और कम्युनिटी, जब भी हमारा लेजिस्लेचर वीक रहता है या फिर गवर्नमेंट वीक रहता है और कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता, कोई अपना प्रॉपर पॉलिसीज फॉर्मुलेशन नहीं कर पाते हैं, उसी वजह से अगर कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, पब्लिक को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, देन इन दैट केस जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी सीन। ओके, दोज इन पावर मे बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग ऑनेस्ट एंड हार्ड डिसीजन। ओके, जो भी हमारी पावर में है, जैसे कि हमारे लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, गवर्नमेंट जो भी रूलिंग कर रहे हैं, वो अगर ऑनेस्ट और हार्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इन ऑर्डर और इन द फियर ऑफ लूजिंग पावर, ताकि उनका जो कुर्सी है वो चला जाएगा, पावर जो है चला जाएगा, उसी वजह से डर के अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एंड फॉर दैट रीजन may have public issues referred to court as uses of law in order to make time or delay decisions or to pass an odium of strong decision making to the courts। तो उसी दौरान क्या होता है, जो हमारे कोर्ट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसी डिसीजन को वो देते हैं, ओके, या फिर लॉ की तरह इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। ओके, where the court of law is misused by a strong authoritarian parliamentary government for ulterior motives as was sought to done during the emergency operation। जैसे कि हमें पता है हमारे इमरजेंसीज के टाइम में पूरा जो वर्किंग प्रोसीजर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा प्रोविजन है उसे पूरा पलट के रख दिया गया था। ओके, यानी कि पूरा चेंज कर दिया गया था। अगर आप देखें तो 42nd अमेंडमेंट जो आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे भी हम कहते हैं, ओके, तो उस टाइम पे क्या था, एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंटरी पार्टी था, ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। ओके, तो उस टाइम पे क्या था कि जो पूरा एक अथॉरिटी उनका बन गया था, ओके, और वो ही सुप्रीम बन गए थे। ओके, और ये जो है हमारा कोर्ट ऑफ लॉ उसे ये मिसयूज कर रहे थे। तो उसी दौरान भी जो हमारा जुडिशरी है एक्टिव रोल प्ले कर सकती है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन फ्यूचर में भी आता है, देन इन दैट केस द जुडिशरी कैन ओवरस्टेप इट्स नॉर्मल जुरिस्डिक्शन एंड कम फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू
fight this issue, okay, in order to solve this issue, this sort of issues. देखिए आगे बढ़ते हैं. Sometimes the court themselves knowingly or unknowingly become victims of humans, okay, all too human weakness of craze for populism, publicity, playing to the media and hogging the headlines, okay. कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कोर्ट्स रहते हैं, okay, जानबूझ के हो या फिर नहीं अनजाने में हो, ओके, क्या होता है कि पब्लिसिटी के लिए या फिर मीडिया के साथ एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, हेडलाइंस में आने के लिए कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म का भी जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि दे गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, ओके. आगे बढ़ते हैं. देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वंदना, एक और लॉजिक, कुछ और भी थ्योरीज हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं. देखिए याद रखिए, ये सब कब जरूर पढ़ेंगे आपको, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे या फिर कोई मेंस के जो आंसर राइटिंग करेंगे, उसी टाइम पे ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए थे बाय डिफरेंट पर्सनालिटीज, ये मैटर करेंगे, ये बहुत जरूरी होगा तभी के टाइम पे, ओके. देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वंदना, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी सीन टू बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड्स. तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म, हमें कैसे पता चलता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से वो रीजंस हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, देखते हैं. ये सारे देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स ऑफ हियरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ओके. जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के ऊपर हियरिंग करने का जो राइट है, जो पावर है, वो हमारे जुडिशियरी के पास है, ओके. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. सेकंड जो है एक्सेसिव डेलीगेशन विदाउट लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है डेलीगेशन के ऊपर, ये भी एक पॉइंट है. एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर भी जुडिशियरी का कंट्रोल एक्सपेंड कर दिया जाता है, ओके, ड्यूरिंग जुडिशियल एक्टिविज्म. एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी जुडिशियरी का कंट्रोल अपना बढ़ जाता है, ओके. प्रमोशन ऑफ ओपन गवर्नमेंट का प्रमोशन होता है. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सरसाइज ऑफ कंटेम्प्ट पावर, अपना जो कोर्ट का जो कंटेम्प्ट पावर होता है, ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर जो रहता है उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, ओके. एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन व्हेन नॉन एग्जिस्ट, जो भी जुरिसडिक्शन, जितना भी लिमिटेड जुरिसडिक्शन है उसके बाहर ये अपना पावर एक्सरसाइज करना, अपना पावर यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, ओके. नेक्स्ट, ओवर एक्सटेंडिंग द स्टैंडर्ड रूल्स इन इंटरप्रिटेशन इन सर्च ऑफ टू अचीव इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये अपना क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स या फिर कहीं जो इंटरप्रिटेशन होता है रूल्स का, ओवर एक्सटेंड कर देते हैं, ओके. उसका जो लिमिट है उसे एक्सटेंड कर देते हैं इन ऑर्डर टू अचीव सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये भी हो सकता है ड्यूरिंग जुडिशियल एक्टिविज्म. और जो है पासिंग ऑफ ऑर्डर्स विच आर एज पर से अनवर्केबल, यानी कि कोई ऐसा ऑर्डर्स पास करेंगे जो कि अनवर्केबल है या फिर इलॉजिकल है, ओके, उसी सेंस में. आगे बढ़ते हैं. जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म. तो अभी हम देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट या फिर एक और पॉइंट जो है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ओके. तो इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन देखेंगे, क्या होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स क्या है देखते हैं. मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ओके, देखते हैं क्या है. तो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स आर टू अल्टरनेटिव जुडिशियल फिलोसॉफीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसका भी जो ओरिजिन है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, ये भी यूएस से ही ओरिजिनेट हुआ है. और ये जो है तो अल्टरनेट जुडिशियल पॉलिसीज है या फिर कोई फिलोसॉफीज हैं, ओके, जो कि जजेस फॉलो करते हैं नॉर्मली. देखते हैं. Those who subscribe to judicial restraints contend the role of judges should be scrupulously limited. Their job is merely to say what the law is, leaving the business of law making with the executive and the legislature. Okay. तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स का मतलब है आपको जो लिमिट दिया गया है, आपको जो दायरा, आपको जो बाउंड्री, आपको जो फंक्शनिंग फिक्स किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, तो आपको उसी के अंदर रह के अकॉर्डिंग टू द लॉ ही आपको काम करना है. यानी कि देयर जॉब इज merely टू से व्हाट द लॉ इज. तो कानून क्या है, नियम क्या है, वो सिर्फ बताना आपका काम है, ना कि कानून बनाना. जो कानून बनाना या फिर ऑर्डर इश्यूज करने का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास है, उन्हें उनका काम करने दीजिए, ओके. एंड योर जॉब इज merely टू से व्हाट द लॉ इज. क्या कानून है, क्या नियम है, इतना सिर्फ देखना या इतना सिर्फ बताना जुडिशरी का काम रहता है, ओके. तो इतने भी लिमिट में भी अगर आप रह के कोई भी जुडिशरी काम कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ओके, जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म का बिल्कुल उल्टा है. अंडर नो सर्कमस्टेंसेस मोreover should the judges allow the personal political values and policy agendas to color their judicial opinions. यानी कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो अपना खुद के जो पर्सनल ओपिनियंस हैं, ओके, उसकी वजह से आइदर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर के ऊपर कोई फोर्स नहीं करेंगे या फिर कोई प्रेशर नहीं करेंगे. उन्हें अपना काम उनके तरीके से करने देना है और खुद का काम जो है यानी कि टू प्रोटेक्ट द लॉ वो उनका काम रहना चाहिए, ओके. कोई भी सर्कमस्टेंसेस में द जजेस शुड नॉट अलाउ, सो द जजेस अलाउ देयर पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज. तो इनका जो पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज वो नहीं दिखाना चाहिए, ओके. नेक्स्ट, दिस व्यू होल्ड्स दैट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द ऑथर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट्स इज नोएबल एंड मस्ट गाइड द कोर्ट्स. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ओके, या फिर जो भी अमेंडमेंट्स में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग
कोर्ट्स को हमारे काम करना होता है। ओके, एंड जो ओरिजिनल इंटेंट है कुछ भी हो, यानी कि आपका पर्सनल व्यू कुछ भी हो, आपको विद इन दैट लिमिट रह के ही काम करना पड़ता है। दिस इज व्हाट वी कॉल जुडिशियल रिस्ट्रेंट। एजम्पशन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स क्या है देखते हैं। इन द यूएसए द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 6 assumptions। नॉर्मली जो है 6 assumptions है। ओके, यूएसए की अगर हम बात करें ओके रिगार्डिंग जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या क्या है देखिए। द कोर्ट इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज नॉट इलेक्टिव एंड प्रिज्यूमली नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर विल। देखते हैं, सो एज पर देयर कॉन्सेप्ट, देयर अंडरस्टैंडिंग, वो क्या कहते हैं कि जो कोर्ट है ये अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉन इलेक्टिव, क्योंकि कोर्ट के जो मेंबर्स रहते हैं या फिर जजेस रहते हैं उन्हें डेमोक्रेटिकली या फिर वोटिंग के हिसाब से इलेक्ट नहीं किया जाता, एंड देयरफॉर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर विल। ओके, इसी वजह से ये अनडेमोक्रेटिक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अगर हम बात करें द क्वेश्चनेबल ऑरिजिन्स ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ए पावर नॉट स्पेसिफिकली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूएसए की बात करें, जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं मिलता जुडिशियरी को, यानी कि यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा नहीं गया है। इसी वजह से जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दिया गया है टू द जुडिशियरी। ओके, इन केस ऑफ यूएसए। ओके, बट हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में जो यानी कि जो जुडिशियल पावर रिव्यू का पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट है तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का भी एक कॉन्सेप्ट आता है जिसकी वजह से सबका अलग अलग अपना अपना रोल रहता है और कोई किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द नेशन एंड स्टेट्स रिक्वायर्स ऑफ द कोर्ट डिफरेंस टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑफिशियल। ओके, देखिए एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में भी है टू सम एक्सटेंट एंड यूएसए में भी है। ओके, देखिए तो ये क्या करता है कि जो पावर है उसे डिवाइड कर देता है बिटवीन द नेशन एंड द स्टेट, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक डिवीजन रहता है। एंड इट रिक्वायर्स ऑफ द कोर्ट डिफरेंस टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल। तो इनके जो भी एक्शंस होंगे वो एक रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है टू द जुडिशरी, ताकि ये अपनी लिमिट में ही रहकर काम कर सके। ओके, द नॉन आइडियोलॉजिकल बट pragmatic assumptions that since the court is dependent on the Congress for its jurisdictions and resources, it ought not to overstep its boundaries without consideration of the risk involved। यानी कि देखिए एक ऐसा भी थॉट है, एक ऐसा भी assumption है कि देखिए जो कोर्ट्स रहते हैं वो जनरली डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। यूएसए की केस अगर हम ले या फिर कहें इंडिया की केस ले तो पार्लियामेंट के ऊपर। तो जो भी लॉज, जो भी जुरिस्डिक्शंस या फिर रिसोर्सेज, जो भी पावर मिलते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट, ओके, जो भी उनका एक्सटेंड होता है पावर, दे आर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाएगी पावर्स और उसके अकॉर्डिंग कोर्ट्स को काम करना पड़ता है। तो इसलिए इसी वजह से क्या है, जो कोर्ट्स हैं या फिर जो जुडिशरी है उन्हें ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए अपना बाउंड्रीज तोड़ के विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। यानी कि देखिए अपना बाउंड्रीज तोड़ के जो लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव है उनके पावर में या फिर उनके फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, अपना लिमिट में ही रह के काम करना। द एरिस्टोक्रेटिक नोशन दैट बीइंग ए कोर्ट ऑफ लॉ एंड इनहेरिटर एंड कस्टोडियन ऑफ द एंग्लो अमेरिकन लीगल ट्रेडिशन, इट आउट नॉट टू गो टू फार टू द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। तो लॉ जो है, यानी कि अगर हमका जुडिशरी जो है उसका काम है लॉ मेंटेन करना, लॉ क्या है ये बताना। ओके, और ये जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, इतना आगे नहीं निकलना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स के अंदर घुसे। जिसका काम है जो उसे वो करने के लिए कहना या फिर करना, ये होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स। ओके, विद इन द लिमिटेशंस। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। इसकी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी हमने देखा है कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है। ओके, देखते हैं। While delivering a judgment in December 2007, the Supreme Court of India called for judicial restraints and asked the courts not to take over the functions of the legislature or the executive। यानी कि दिसंबर 2007 में एक केस के ऊपर डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिशरी है हमारा, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स के हिसाब से काम करना चाहिए, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं दिखाना चाहिए, विद इन द लिमिट्स काम करना चाहिए। और इन्होंने कहा कोर्ट से कि नॉट टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, ताकि वो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के जो पावर है या फिर फंक्शन है उससे करने की कोशिश ना करें। सेइंग दैट देयर इज अ ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ईच ऑर्गन ऑफ द स्टेट मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड शुड नॉट एनक्रोच ऑन अदर्स डोमेन। यानी कि सबका अपना अपना फंक्शनिंग है, सबका अपना अपना रोल है, एंड उसी के अंदर सबका जो रोल्स हैं, ओके, पावर्स हैं, वो सेपरेट कर दिए गए हैं। उसी में रह के आपको काम करना है, बिकॉज एवरी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट या फिर एवरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उनका अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ओके, और वो किसी और के काम में इंटरफेयर करके उनको दबाने की या फिर उनको एनक्रोच करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ओके, यानी कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने उसके अगेंस्ट में ये डिसीजन दिया था। ओके, ताकि
आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट फॉलो कर सके। आगे देखते हैं द बेंच सेड, ये क्या कहते हैं, वो जो ऑब्जर्वेशन है एक एक करके देखते हैं। द बेंच सेड इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स। जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जो है जजेस अपना लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते एंड ट्राई टू टेक ओवर फंक्शंस व्हिच बिलोंग टू अनदर ऑर्गन ऑफ स्टेट। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और बाकी के दो ऑर्गन्स हैं, दैट इज आवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, उनके काम ये नहीं करने चाहिए। ओके, अपना जो जजेस हैं अपना लिमिट क्रॉस करके दूसरों के फंक्शंस नहीं करना चाहिए। ओके, इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये गलत है। द बेंच सेड, इन्होंने और भी कहा, ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट बेंच था वो क्या और डिसीजन दिए देखते हैं। जजेस मस्ट नो देयर लिमिट्स एंड मस्ट नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। जजेस को अपना काम समझना चाहिए, उनका लिमिट समझना चाहिए और गवर्नमेंट चलाने की या फिर सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे मस्ट हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स। तो उनका भी खुद का अपना मॉडेस्टी रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी रहना चाहिए और एम्परर्स के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। ओके, दे हैव टू बी विद इन देयर लिमिट्स, ओके, एंड शुड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवांटेजिज्म। ये भी एक बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। द बेंच वार्न्ड द कोर्ट एजुकेशन मस्ट बी डन विद इन द सिस्टम ऑफ हिस्टोरिकली वैलिडेटेड रिस्ट्रेंट्स एंड कॉन्शियस मिनिमाइजेशन ऑफ जजेस प्रेफरेंस। देखिए, ये बात एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन में हम जानते हैं कि देखिए जो बेंच था, इन्होंने कहा कि जब भी कोई डिसीजन आप सुना रहे हैं दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड हिस्टोरिकली वैलिडेटेड रिस्ट्रेंट्स। तो भी हमारे रिस्ट्रेंट्स हैं, जो भी हमारे प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं अपना डिसीजन, और ना कि खुद का प्रेफरेंस के हिसाब से, जजेस के प्रेफरेंस के हिसाब से या फिर खुद के ओपिनियन के हिसाब से आप कोई भी काम नहीं करेंगे। ओके, जो भी एडजुडिकेशन होगा वो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकली वैलिडेटेड रिस्ट्रेंट्स, जो कि हिस्टोरिकली या फिर कहीं पास्ट में ऑलरेडी वैलिडेटेड हो, जिनके ऊपर प्रूफ हो सके, ओके, यूज हुआ हो ऐसा लॉ या फिर ऐसा प्रोविजंस आया हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना डिसीजन सुनाना होता है और खुद का प्रेफरेंस को जितना हो सके उतना मिनिमाइज करना है। ओके, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट, द कोर्ट्स मस्ट नॉट एम्बेरेस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को आप एम्बेरेस नहीं कर सकते एंड मस्ट रियलाइज दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैव एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल द कोर्ट डज नॉट। और इन्होंने ये भी कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होते हैं उनके फील्ड में एक्सपर्टीज रहता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में के फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटर्स ही जानते हैं कैसे चलाना है और ना कि जजेस। ओके, जजेस का काम है वो लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, लॉ के बारे में बताएंगे, नियम को प्रोटेक्ट करेंगे, लॉज को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने का उनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को देने के लिए इन्होंने कहा था। ओके, नेक्स्ट, और क्या कहा था? The bench said the jurisdiction often gives for judicial encroachment on the domains of the executive or the legislature is that the two organs are not doing their jobs properly। तो ये जो एक बात कही थी कि जो जस्टिफिकेशन देते हैं जजेस while practicing judicial activism, ये कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है या फिर लेजिस्लेचर है अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है बोल के ये जो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे अपना जुडिशियल एक्टिविज्म शो करते हैं। ओके, बट अगर हम देखें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या फिर कहीं जुडिशरी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्राइसिस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। ओके, कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा जुडिशरी है वो ही प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, उसके भी कुछ फ्लॉज हैं, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ओके, उसे भी हमें देखना चाहिए। तो इवन एज्यूमिंग दिस इज सो द सेम एलिगेशंस कैन बी मेड अगेंस्ट द जुडिशरी। जुडिशरी के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं बिकॉज बहुत सारे केस आज तक भी पेंडिंग है जुडिशरी के। तो अगर जुडिशरी ठीक से काम कर रही है, ओके, देन व्हाई आर दिस केसेस पेंडिंग? ओके, तो अगर खुद ही आप इतने अच्छे तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, अपना जॉब ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो देन हाउ कैन यू पॉइंट आउट, हाउ कैन यू पॉइंट ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर? और आप ये बोल सकते हैं कि वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसीजंस गिवन बाय द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, इफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, अगर लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, इट वाज फॉर द पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रैंचाइज प्रॉपर्ली इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो ये सिटीजन्स के ऊपर या फिर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं उन्हें लोग ही चुन के लाते हैं। ओके, वो वोट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट ना दे। अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से काम नहीं कर रहा है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस ऑफ द पब्लिक कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसे ना जिताएं। ओके, किसी और को चुन के लाए। तो और या फिर आप क्या कर सकते हैं, लॉफुल मेथड से प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं। इट इज नॉट द वर्क और नॉट द रोल ऑफ द जुडिशरी। ओके, तो जुडिशरी का इंटरफेयर करना गलत है, लेकिन आप अगर
लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव कोई गलत कर रहा है, देन इट इज अप टू द पब्लिक, वो डेमोन्स्ट्रेशंस करें, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करें या फिर वोटिंग के तौर पर कोई किसी और को इलेक्ट करके लाएं, ये उनका काम है। ओके, नेक्स्ट, द रेमेडी इज नॉट इन द जुडिशरी टेकिंग ओवर द लेजिस्लेटर और द एग्जीक्यूटिव। ये सॉल्यूशन नहीं है कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस ले जाए या फिर खुद करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज दैट विल नॉट ओनली वायलेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर enshrined in the constitution, but also the judiciary has neither the expertise nor the resources to perform these functions। एक और बात देखिए, ये तो पहली बात जो है गलत है कि जो जुडिशरी है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का फंक्शंस करना शुरू कर दे, बिकॉज इसी वजह से क्या होगा कि जो एक बैलेंस ऑफ पावर है, यानी कि जो पावर सेपरेट किया गया है और जो बैलेंस एस्टेब्लिश किया गया है उसका डिस्टर्बेंस होगा। ओके, और साथ ही साथ क्या है, एक और रीजन है, जो जुडिशरी है उसके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज नहीं है या और ना ही रिसोर्सेस है टू परफॉर्म दिस फंक्शंस, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का फंक्शंस करने का जो रिसोर्सेस चाहिए या फिर जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो जुडिशरी के पास नहीं है। इसलिए ये उनका काम नहीं करना चाहिए, खुद के काम के ही ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द बेंच ऑल्सो सेड फाइनली कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज कंसिस्टेंट विद द एंड कंप्लीमेंट टू द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट। तो इसी वजह से हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट को की जो फिलोसॉफी है उसे फॉलो करना चाहिए, ना कि जुडिशियल एक्टिविज्म का। ओके, जुडिशियल रिस्ट्रेंट की अगर हम फिलोसॉफी फॉलो करें देन इट विल बी कंप्लीमेंटरी टू द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, यानी कि तो उसी टाइम पे अगर हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं देन इन दैट केस जो पावर है उसका बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहेगा, और साथ ही साथ जो हमारा 3 ब्रांचेस हैं ओके ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अपना काम ठीक तरीके से कर पाएंगे और एक अच्छे से बैलेंस रहेगा। ओके, इक्विलिब्रियम बैलेंस रह पाएगा। ओके, तो ये जो सारे थे सुप्रीम कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस थे। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो होता है खत्म। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।